Good morning, class 8th. Welcome back to your social studies classes. So children, we are studying lesson number 3, which is the need for a parliament in civics. Okay, so let's move further. बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें देख ली थी. इंट्रोडक्शन we've already done. Now let's move further. We are going to do relationship between people and their representatives today. तो आज हम लोग बच्चों रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, लोगों के बारे में, लोगों के बीच में और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है. रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब संसद के जो लोग हैं, जैसे कि आपके एमपीज़ हो गए और एमएलएज़ हो गए. चलो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विधान परिषद और विधान सभा के मेंबर्स, हिंदी में उसको बोलते हैं. चलो, You have already studied that in a democracy, people's participation is of utmost importance. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही चल गई कि डेमोक्रेसी में पीपल के पार्टिसिपेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्व है. Thus, democracy is essentially the consent of people, their desire, approval and participation. तो डेमोक्रेसी एक्चुअली में है क्या, लोगों की बातों को रखना, जो वो चाहते हैं, उनका वो क्या डिज़ायर करते हैं उसको अप्रूव करना, और उनका पार्टिसिपेशन, उनके ही डिसीजन से हमारे देश चलता है. इसीलिए हमारे देश को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है. यू नो दैट इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट हेल्प्स क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नॉट ओनली दिस, द डिसीजन ऑफ पीपल इवन इन्फ्लुएंसेस इट्स फंक्शनिंग. ठीक है, तो सिर्फ हमारे देश के लोग सरकार ही नहीं बनाते, बल्कि उनकी जो डिसीजन है वो फंक्शंस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं. जैसे कि what all this means is that in a democracy that citizen holds the most important place, and so principally the government and all other public institutions should have the trust on citizen. डेमोक्रेसी में आप लोग यही समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश के जो लोग हैं, देशवासी हैं, और इसलिए उनकी चीज़ों को हम सरकार को, उनकी बातों को अपने सामने रखना ही सबसे उनका बड़ा दायित्व है. पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे फोटो देख सकते हैं. ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यू मे वॉन्डर हाउ द सिटीजन्स अप्रूव ऑफ अ गवर्नमेंट. यू ऑलरेडी नो दैट वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग दिस इज थ्रू इलेक्शंस. तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अपनी सरकार को कैसे, मतलब सरकार को ऐसा कैसे लगता है कि लोग ने हमें ही यहाँ पे बैठाया है, क्योंकि हम ही लोग तो उनको वोट करते हैं. तो इलेक्शन से एक तो मोड हो गया. सेकेंड क्या लिखा है, द पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं. मतलब किसी के द्वारा, वो ऐसे नहीं है कि उनका नाम दे दिया अगर वो बैठ गए. वो इलेक्टेड हैं, उनको हम ही ने चुना है थ्रू वोटिंग. अ ग्रुप ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट. तो ग्रुप ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग सरकार बनाते हैं. और लीडर इस ग्रुप के कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं. ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे कि सूर्य होता है, और सोलर सिस्टम में आप लोगों को हमने पढ़ाया होगा पहले, सूर्य जो है एक स्टार है, सन, और उसके अगल बगल इर्द गिर्द जो है 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं. उस तरीके से हमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो मेन मुखिया है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और जो उनके अगल बगल जो इर्द गिर्द सब लोग काम कर रहे हैं, जो हर तरीके से देख रहे हैं सारे पोर्टफोलियोज़ को, वो हमारे हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. डिड यू नो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट संसद मार्ग इन न्यू दिल्ली. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, संसद मार्ग में है, नई दिल्ली में है. कितने साल लगे थे इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने में, बनाने में? 6 साल लगे थे. दिस सर्कुलर बिल्डिंग वॉज डिज़ाइंड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर एंड एडविन ल्यूटन्स. तो ये जो सर्कुलर बिल्डिंग है, जिसको आप लोग देख सकते हो, पार्लियामेंट को फोटो देखा है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का. ठीक है, तो देखे ना, सर्कुलर बिल्डिंग है और ब्रिक कलर का उसमें आप देख सकते हो कलरिंग. तो इसको डिज़ाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स थे. कौन से? 2 हर्बर्ट बेकर और एडविन ल्यूटन्स ने. हर्बर्ट बेकर एंड एडविन ल्यूटन्स, अंडरलाइन कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है. हर्बर्ट बेकर एंड एडविन ल्यूटन्स. तो बच्चों एक बात यहाँ पे और जान लो, यहाँ किताब मैंने लिखी है, मैं आपकी अभी की बात बता रही हूँ. ये जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारे देश का जो बना हुआ था, ये अब पुराना हो गया है. और हमारे मोदी जी जो हैं, अभी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे देश के, वो, उनकी सरकार नया ये पार्लियामेंट हाउस को ही नया तरीके से बना रही है, और वो राजपथ मार्ग पे बनवा रही है, और वो बहुत ही आलीशान होने वाला है, और उसके बहुत सारे फीचर्स हैं. और
अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जा कर के सर्च करिएगा और देखिएगा कि नया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो बनेगा, जो उसका रूपरेखा होगा वो किस तरीके का होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब रोल के बारे में समझोगे कि रोल क्या है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। एक्चुअली में इसका काम क्या है, तो क्या लिखा है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द संसद। अंडरलाइन कर लीजिए, इसको हम लोग हिंदी में संसद कहते हैं, वो तो पहले ही बता दिया हमने आप लोगों को। संसद और इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ विच द पीपल ऑफ कंट्री हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। द संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। अंडरलाइन करते चलिए, ये वाला लाइन अंडरलाइन करिए। द संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, जो पार्लियामेंट है हमारे देश का वही सारा लॉ में बनाता है, ठीक है ना। अधिकतर लॉ वही, अधिकतर क्या, ऑलमोस्ट सारे ही कानून वही बनाता है, वहीं से पारित होती हैं, ठीक है। और ऊपर क्या बताएगी आप लोगों को कि डेमोक्रेसी का जो एक एंगल है ये दिखाने का कि वाकई में कोई देश डेमोक्रेटिक है कि नहीं, तो वो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वहाँ के पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स है, वो किस तरीके से चुने गए। भाई हमारा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमने खुद अपने इलेक्टेड मेंबर्स को चुना है। चलो, इट हैज़ इमेंस पावर्स एज इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द नेशन। इट हैज़ 2 हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो पार्लियामेंट के अंतर्गत 2 हाउसेज आएंगे। पहला क्या हो गया, राज्यसभा, और दूसरा हो गया लोकसभा। और पार्लियामेंट के पास एक्सटेंसिव पावर्स है, बहुत ज़्यादा इसके पास ताकत है, अलग अलग तरीके के पावर्स हैं। सबसे मेन पावर तो यही है कि सारे कानून वहीं से बन रहे हैं। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। अंडरलाइन। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट की जब भी आप बात करेंगे तो अधिकतर सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा मिल गया वही तो इंडियन पार्लियामेंट है। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, उसके साथ प्रेसिडेंट को भी जब जोड़ोगे तब हमारा इंडियन पार्लियामेंट वाकई में बनेगा। क्योंकि जब कोई भी लॉ बनता है, जब कोई भी कानून पारित होता है, पहले लोकसभा से, चाहे पहले राज्यसभा से, फिर सपोज़ कोई राज्यसभा में अगर कोई लॉ आया, कोई बिल आया कि इसको हमको एक्ट बनाना है, इसको हमको कानून बनाना है, पहले राज्यसभा पारित करेगा, पास करेगा, फिर वो लोकसभा के पास जाएगा, फिर वो लोकसभा पास करेगा, और अंत में पहले लास्ट में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन करने के लिए कि पहले आप भी अप्रूव करिए इसको। तो इसीलिए हमारी जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से नहीं मिलकर बनी है, उसमें उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट भी आता है। इसको अंडरलाइन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़िंदगी भर याद रखिएगा। अच्छा, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, और उसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये पॉलिटी जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत वाइडर सब्जेक्ट है। इतना ये छोटे से में आप लोगों को पार्लियामेंट बता दिया गया है इतने छोटे से लेसन में, ये वाकई में इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। इसमें चाहोगे तो एक छोटी सी एक किताब लिख दी जाएगी, ठीक है, इतना बड़ा ही अपने आप में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है राज्यसभा। अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैसे हुए, देखो हमारा देश जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारा भारत जो है वो, यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो मिल करके हमारे भारत को संपूर्ण बनाते हैं। तो जो स्टेट्स हैं उन्हीं के वजह से तो सरकार जो है सेंटर में वो काम कर पा रही है, और सेंटर की सरकार और स्टेट्स की सरकार एक दूसरे पर आपस में निर्भर है। लेकिन पावरफुल हमारे देश में सेंटर की सरकार ज़्यादा है। क्यों? अब इसके बीच में 2 चीज़ों का डिफरेंस समझ लो, सारी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। देखो, एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया लोकसभा। लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बच्चों, उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। जब भी इलेक्शन होती हैं 5 साल पर, हम उनको क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। हम जा कर के ये लिखते हैं कि हमको इस पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में, इस पॉलिटिकल पार्टी का इस मेंबर को, इसको हम वोट देंगे तो यही हमारी सरकार चुन करके आएगी। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्होंने तो पीपल का कॉन्फिडेंस जीत लिया, हमारा कॉन्फिडेंस जीता है क्योंकि हम ही ने उनको बैठाया है। अब राज्यसभा पर आते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा को जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्ट मतलब कि हम उनको चुनते तो हैं, लेकिन हम डायरेक्ट जाकर के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्टेट्स के जो एक काउंसिल, जो राज्यसभा है वो वाकई में एक आपको किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो स्टेट्स को दिखा रहा है कि हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है।
लोकसभा के बारे में जान जाओ कि इसको हम लोग लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं और इसको हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोलेंगे? क्योंकि वाकई में वो लोगों की सरकार द्वारा चुने गए, जो सरकार है लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वहाँ पे बैठे हैं, तो इसलिए हाउस ऑफ पीपल है, वो लोगों के द्वारा, लोगों का घर है, इस तरीके से मान के याद कर लो, ठीक है, क्योंकि हमने चुनी है लोकसभा के लोगों को। आगे बढ़ोगे, अंडर द करेंट लॉज द राज्यसभा हैज़ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स, ठीक है, मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी करेंटली 245 मेंबर्स है राज्यसभा में। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे देश के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो एक्टिंग, वो चेयरमैन होते हैं, वो प्रिसाइड करते हैं कहाँ पे? राज्यसभा के, मतलब राज्यसभा का जो मुखिया है उस तरीके से समझो, वो कौन है? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। लोकसभा में अभी कितने मेंबर्स है बच्चों? 545 हैं, ठीक है, और मैक्सिमम हो कितने सकते हैं? 550। और मुखिया जो होते हैं लोकसभा के वो कौन होते हैं? स्पीकर, स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। मेंबर्स जो लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा को, उनको हम लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज बोलते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट के सदस्य, इस तरीके से याद कर लो, पार्लियामेंट के सदस्य मतलब एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को। Elections to parliament are conducted in the same way as they are for the various state legislatures। तो जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर्स, विधानसभा और विधान परिषद में का जिस तरीके से चुनाव होता है, उस तरीके से पार्लियामेंट का भी इलेक्शन होता है। यू हैव जस्ट स्टडीड दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो पार्लियामेंट होता है वो, देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बिल्डिंग का यहाँ फोटो दिखाया भी गया आप लोगों को, ठीक है ना, देख सकते हो, दिल्ली में है। चलो, तो अभी क्या पढ़ा आप लोगों ने? अभी देखा कि जो पार्लियामेंट होता है उस किन किन चीज़ों को मिला करके बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। द लोकसभा इज़ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल, ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बता दी कि लोकसभा वाकई में लोगों को रिप्रेजेंट करता है। पीपल ऑफ द कंट्री इलेक्टेड मेंबर डायरेक्टली यहाँ के लोग चुने जाते हैं। इलेक्शंस तो लोकसभा यूजुअली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, तो 5 साल पे चुनाव होता है लोकसभा में, ठीक है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, however if the political party in power loses its majority when a motion of no confidence is passed against it, the president of India can dissolve the house even before the term ends। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अगर 5 साल, अगर सरकार आज बन गई तो वो 5 साल तक चलती ही रहेगी। अगर सरकार ने गलत काम किया, कोई हमें पसंद नहीं आया, लोगों को, ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोग क्या करेंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन का थप्पा लगाने लगेंगे सरकार के ऊपर, और वो मतलब सरकार को अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने जो किया है वो लोगों के हित में किया है। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगेगा कि सरकार काम नहीं कर रही है वाकई में एक्चुअली में, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा, लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा। मतलब जो अभी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अभी वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने नहीं रह पाएंगे, तो वो 5 साल से पहले भी हो सकता है। When there is an emergency, dissolve the house even before the term ends। Interestingly, when there is an emergency, the term of the Lok Sabha can be extended for a maximum of 1 year। और ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले ये डिसॉल्व भी हो सकती है, 5 साल तक भी चलेगी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। लेकिन जब इमरजेंसी लगाएंगे प्रेसिडेंट साहब हमारे, जब प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स हैं, वो अभी आप लोगों आगे और पढ़ोगे, 3 तरीके की इमरजेंसीज लगा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट, जो कि उनके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी ये पावर होती है। तो उसके अंडर में अगर इमरजेंसी लग गई तो लोकसभा को 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब 5 साल की जो लोकसभा चलनी थी वो 6 साल भी काम कर सकती है, लेकिन कब? इमरजेंसी में खाली। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, ये नहीं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 6 साल का कर देंगे लोकसभा का। कभी भी आपसे कोई पूछे लोकसभा कितने साल तक, कितने ड्यूरेशन के लिए बनाई जाती है, तो 5 साल के लिए। कोई पूछे इमरजेंसी में कितना साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो 1 साल तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। क्या लोकसभा को पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल से पहले? तो हाँ, कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट। तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए आपके दिमाग में। 5th लोकसभा 1977, 1971 to 77। तो देखो जो हमारी 5वीं लोकसभा थी, देखो 71 से 77, 6 साल तक चल, दिख रहा है ना आपको? 5 साल तक चलता है, मतलब ये 6 साल तक चला, मतलब इसमें ज़रूर इमरजेंसी लगी होगी। क्या लिखा है? हैड एन एक्सटेंडेड टर्म व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975। तो 1975 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था इंदिरा गांधी ने।
ठीक है। उस टाइम पे इंदिरा गांधी हमारी जो थी वो मैडम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। क्लियर। तो तब 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो उस 5th लोकसभा को साल भर के लिए बढ़ा दिया गया था। आफ्टर द हाउस लोकसभा इज डिसॉल्व्ड फॉर एनी रीजन फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड। तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा तो नया इलेक्शंस होगा। एनी पर्सन कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फॉर द लोकसभा ऑन फुलफिलिंग सर्टन कंडीशंस। तो लोकसभा में कोई भी व्यक्ति जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि पहला तो यही कंडीशन होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 साल का होना चाहिए। कितना साल का? 25 साल का। इन केस ऑफ लोकसभा। ये सारी चीज़ों को रटते चलेंगे, अंडरलाइन करिए। उसके बाद नॉट बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर दी गवर्नमेंट। मतलब सरकार के अंडर में वो कोई भी ऐसा काम नहीं करो कि वो पहले ही से सरकार के ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटेड है। तीसरा, हैव हिज हर नेम ऑन द इलेक्टोरल लिस्ट। जो इलेक्टोरल लिस्ट बनाए उस पर उनका नाम होना चाहिए। ठीक है। इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक का इतना पैसा लेकर के भाग गए भगोड़े की तरीके से, जैसे कि अभी हमारे देश में बहुत लोगों का नाम चल रहा है जो पैसा ले लेकर के सरकार से भागे बढ़े हुए हैं। मी मेंटली साउंड मतलब पागल टाइप नहीं होने चाहिए। ठीक है। दिमाग से सही होने चाहिए। ये नहीं कि अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है और चल दिए लोकसभा का इलेक्शन लड़ने, फिर हमारे देश का क्या होगा। ठीक है, बात समझ सकते हो। उसके बाद फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस द एंटायर कंट्री। अब इलेक्शंस लड़ने के लिए जो हमारा पूरा देश है उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है ना। ठीक है। तो इतनी जल्दी से यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पाता है। 5 साल इसीलिए अंतराल रखा गया है हर एक इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए। तो इसको अच्छे से काम करने के लिए पूरे देश को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। ठीक है। और फिर जो कैंडिडेट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो 1 पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति एक पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति जाएगा पार्लियामेंट में चुन करके। जैसा कि पहले ही बताया गया आप लोगों को कि द कैंडिडेट्स गेट इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं, इसीलिए हम लोग उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और क्या बताया जा रहा है कि हर 5 साल में फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। 5 साल बाद खुद ही जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और 5 साल बाद सारे मेंबर्स को फिर से इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा क्या है, एक टेम्पररी हाउस है, क्योंकि हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाना है उसको। ठीक है। फिर से नई सरकार बनेगी। राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, मतलब राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। लिखा है ना, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व कम्प्लीटली। लेकिन अब क्या डिसॉल्व नहीं होगी तो क्या जो लोग आज राज्यसभा में बैठ गए क्या वो जब जीते मरते दम तक बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं है। उसका क्या कहानी है देखिए, अंडरलाइन करिए। आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एंड न्यू मेंबर्स आर देन इलेक्टेड टू फिल द वेकेंट सीट। तो हर 2 साल में क्या होता है बच्चों, 1/3 भाग मतलब 1/3 मेंबर्स जो हैं, 245 मेंबर्स हैं ना अभी राज्यसभा में, तो 1/3 उसके कितने हो गए लगभग 3 8 24 और 3 2 6 ले लो। ठीक है। तो 82 मेंबर्स लगभग हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे और उनके जगह पे वही 82 मेंबर्स का फिर से इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। वो लोग डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वो लोग नहीं आते हैं, सॉरी मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन उन लोगों के लिए नहीं करवाया जाता, वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ अ टर्म ऑफ 6 years। और इसीलिए राज्यसभा के जो लोग रहते हैं वो कितने साल तक बैठे रहेंगे राज्यसभा में। अगर आज कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए चुन के राज्यसभा में तो वो कितने साल तक बैठे रहेंगे वहाँ पे? 6 साल तक। अंडरलाइन करिए। अनदर मेजर डिफरेंस क्या है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कि पीपल ऑफ द कंट्री डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ठीक है। तो जो आपकी किताब में बाद में लिखा रहता है वो हम आप लोगों को पहले ही बता देते हैं। राज्यसभा में के लोग जो हैं वो लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन लोकसभा के लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा मेंबर्स बेसिकली रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन एंड आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो राज्यसभा के लोग अब कैसे इलेक्ट होंगे? जब इनडायरेक्टली वो इलेक्ट हो रहे तो आखिर होंगे किसे? तो देखो
राज्यसभा को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव किस चीज़ का मानते हैं, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। तो जो स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे, एमएलएज होंगे। तो ये एमएलएज क्या करेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे। और इन रिटर्न ये एमएलएज को कौन चुना है, हमने चुना है, पीपल ने चुना है। तो वास्तव में क्या हो रहा है, लोगों के द्वारा ही राज्यसभा के भी लोगों को चुना जा रहा है, हम ही लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली। हमने पहले क्या चुना, हमने पहले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना। डायरेक्ट इलेक्शंस हुए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, हमने उनको पावर मिलाए हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, और फिर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या जा करके राज्यसभा को पावर में ला रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं। चलो, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। यहाँ पे लिखा ना, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, अगर वो एब्सेंट होते हैं, अगर वो मान लो बीमार हो गए, ठीक है, या फिर अगर अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन हो गया कि उन्हें बाहर देश से जाना पड़ा, तो उनके जगह पे कौन काम करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन काम करेंगे। और उनको भी कौन इलेक्ट करता है, वो जो मेंबर्स ऑफ हाउस हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, उन्हीं में से किसी एक पर्सन को डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया जाता है। सुमित्रा महाजन द करेंट स्पीकर इज प्रिसाइडिंग ओवर 16th लोकसभा। तो अभी तो 16th लोकसभा नहीं चल रहा है ना। अब एक सवाल आप लोगों के लिए, हमें ये बताइए कि अभी करंट में कौन सी लोकसभा का टर्न चल रहा है, 17th चल रहा है कि 18th चल रहा है। इसके बारे में सारे बच्चे कमेंट करेंगे मेरे पास, यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा नंबर ऑफ लोकसभा अभी हमारे देश में करंटली चल रहा है। और सुमित्रा महाजन तो थी स्पीकर, ये आपकी किताब पुरानी है तो यहाँ पे करंट स्पीकर सुमित्रा महाजन के बारे में लिखा है। अभी करंट में कौन है स्पीकर, उनके बारे में, उनका नाम आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। क्या क्या लिखोगे, 2 सवाल लिखो, 2 सवाल कि हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन आवर नेशन। अभी जो करंट स्पीकर है हमारे देश के लोकसभा में वो कौन है, हमको उनका नाम हमको अच्छी तरीके से याद है, लेकिन हम आप लोगों को नहीं बताएंगे क्योंकि हम आप लोगों को आंसर चाहते हैं। और अभी कौन सी लोकसभा का टेन्योर चल रहा है, 16वीं। तो पहले आप लोगों ने देख लिया कि 16वीं में सुमित्रा महाजन थी, तो 16वीं तो ऑब्वियसली नहीं चल रहा होगा, उससे ज़्यादा ही चल रहा होगा। तो 17वीं लोकसभा चल रही है कि 18 लोकसभा चल रहा है, आप लोग बताएंगे ना। ओके, स्पीकर जो है वो लोकसभा प्रिसाइड करता है। अगर स्पीकर नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तो उनके जगह पे डेप्यूटी स्पीकर काम करेंगे। अब देखो स्पीकर क्या क्या काम करते हैं। He not only conducts the proceedings of the house but also maintains order within the house। तो स्पीकर का काम ये है कि जो भी काम करना है लोकसभा में उसको तो काम करवाना ही है, बल्कि ऑर्डर भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी एमपी खड़ा होकर के किसी के सामने और गाली देने लगे या फिर उठा के बम फोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं। वो शांति भी बरकरार रखने का काम करते हैं। स्पीकर जनरली बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, और स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी से बनते हैं, मतलब जिसकी मेजॉरिटी की सरकार आती है वो। और डेप्यूटी स्पीकर जनरली होते हैं वो अपोजिशन के होते हैं, मतलब जो मेजॉरिटी सरकार नहीं है उनके मेंबर होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, यहाँ पे एक बात और नोट करने लायक है कि जबकि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो इम्पार्शियल वे में काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मेजॉरिटी से आए हैं तो हम सरकार के मतलब मेजॉरिटी में हैं, ज़्यादा लोगों ने हमें इलेक्ट किया, हमें जिताया, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को जिताया है, तो हम अपने सरकार के हिसाब से काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने मतलब लोगों के हित में काम करते हैं, इम्पार्शियल वे में काम करते हैं। मतलब उनका जो डिसीजंस होता है वो बायस्ड नहीं होता है, वो किसी का ऐसा नहीं है कि हम अपने पार्टी के लिए काम करेंगे और किसी के लिए नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। टाइम कितना हो गया बच्चों, टाइम हो गया 24 मिनट। तो बहुत टाइम हो गया, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।